अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद अकमल और मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं हुक का कानून और इसके अलावा हम करेंगे यंग्स मॉडुलस क्या होता है। जी तो स्टूडेंट्स, इनको समझने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हुक के कानून के बारे में। स्टूडेंट्स, हम हमारे पिछले लेक्चर में इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ चुके हैं। इलास्टिसिटी में हमने देखा कि डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होती है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने स्ट्रेस के बारे में पढ़ा, स्ट्रेन को देखा और टेंसाइल स्ट्रेन के बारे में भी हमने पढ़ा। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं हुक का कानून। स्टूडेंट्स, हुक के कानून के मुताबिक इलास्टिक लिमिट के अंदर किसी भी जिस्म में पैदाशुदा स्ट्रेन उस पर लगाई जाने वाली स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे इलास्टिक लिमिट का जिक्र हुआ है। इलास्टिक लिमिट क्या होती है? फर्स्ट कीजिए स्टूडेंट्स, आपके पास एक रबड़ है, आप उसे एक हद तक खींचते हैं और अगर उससे ज़्यादा खींचें तो वो टूट जाएगी। यानी कि वो हद जहाँ तक हम उस रबड़ को खींच सकते हैं वो उसकी इलास्टिक लिमिट कहलाती है। स्टूडेंट्स, इलास्टिक लिमिट का मतलब है कि ये वो लिमिट है जहाँ तक हम किसी जिस्म को खींच सकते हैं और जहाँ से वो वापस अपनी असल शक्ल में आ जाए, जैसे कि हमने इलास्टिसिटी में पढ़ा था। जी तो स्टूडेंट्स, हमने हुक के कानून की तारीफ की कि इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए हमारे पास जो स्ट्रेस है, जितनी ज़्यादा लगाएंगे उतनी ही ज़्यादा स्ट्रेन पैदा होगी। यानी कि स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्ट्रेस के। स्ट्रेस को बढ़ाएंगे स्ट्रेन बढ़ेगी, अगर स्ट्रेस कम होगी तो स्ट्रेन कम होगी। स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं कि स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? स्ट्रेन के। यानी कि स्ट्रेस को बढ़ाने से स्ट्रेन बढ़ेगा। तो स्टूडेंट्स, जब भी हम इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करेंगे तो हम कहते हैं कि स्ट्रेस बराबर है कांस्टेंट। स्टूडेंट्स, जब भी हम इस साइन को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा और यहाँ पे स्ट्रेन, और इस कांस्टेंट की कीमत क्या होगी स्टूडेंट्स, वो हम देखते हैं क्या होगी। कांस्टेंट बराबर होगा स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। जी तो स्टूडेंट्स, ये जो कांस्टेंट है ये स्ट्रेस और स्ट्रेन की निस्बत है। यानी कि जितनी ज़्यादा हम स्ट्रेस लगाएंगे उतनी ज़्यादा स्ट्रेन बढ़ेगी। और जब हमने इसको हिसाबी शक्ल में देखा तो हमने कहा कि स्ट्रेस बराबर है कांस्टेंट ज़रब स्ट्रेन के, और हमने कांस्टेंट की वैल्यू निकाली, वह है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। स्टूडेंट्स, फर्ज कीजिए आपके पास यहाँ पे एक स्प्रिंग लटकाया गया है, यहाँ पे एक नोक है और यहाँ पे आपके पास एक स्केल दिया जाए। स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप वजन डालें, फर्स्ट कीजिए आपने एक वजन W डाल दिया, ये जो नोक है ये नीचे आ जाएगी, अपनी असली हालत से नीचे आ जाएगी। अगर उसके बाद आप मज़ीद वेट डाल दें तो ये मज़ीद नीचे आ जाएगी। स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम किसी जिस्म का वज़न भी मालूम कर सकते हैं। यानी कि हम इस स्प्रिंग को इसकी इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते रहते खींच सकते हैं और वज़न भी मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हमने देखा कि जितनी ज़्यादा हम वेट की कीमत बढ़ा रहे हैं उतनी ही ज़्यादा उसकी लंबाई में तब्दीली आ रही है। यानी कि जैसे जैसे स्ट्रेस को बढ़ाया स्ट्रेन भी वैसे वैसे बढ़ा। यानी कि यहाँ पे हमने वज़न बढ़ाया, यहाँ पे लंबाई उस स्प्रिंग की बढ़ रही है। ये तो स्टूडेंट्स, अगर हम इसका एक ग्राफ बनाएं यानी कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन के, तो वो किस तरह का होगा चलिए देखते हैं। फर्स्ट कीजिए हम एक ग्राफ बनाते हैं, फोर्स F और यहाँ पे हम कहते हैं कि लंबाई, यानी कि कितनी ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई हो सकती है। जैसे कि हमने इसके केस में देखा, इधर हमने लंबाई को ज़ाहिर किया। स्टूडेंट्स, फर्ज कीजिए हमारे पास एक जिस्म है, हम उस पर फोर्स लगाते हैं और उसकी लंबाई में इजाफा होता है। तो हमने हुक के कानून के मुताबिक देखा जितनी स्ट्रेस होगी यानी कि जितनी फोर्स होगी उतनी ज़्यादा तब्दीली आएगी। स्टूडेंट्स, ये फोर्स यहाँ पे स्ट्रेस है और ये स्ट्रेन है। यहाँ पे हम मजीद लिख सकते हैं कि स्ट्रेस, और इसको हम क्या कह सकते हैं, स्ट्रेन, और ये हमारे पास इसका ओरिजिन है।
स्टूडेंट्स स्ट्रेस बढ़ेगी, स्ट्रेन बढ़ेगी, यानी कि इसका जो ग्राफ होगा वो सीधा होगा एक हद तक। जैसे जैसे फोर्स बढ़ रही है वैसे वैसे लंबाई भी बढ़ रही है। स्टूडेंट्स एक हद के बाद क्या होगा, ये इसकी इलास्टिक लिमिट है उस जिस्म की, यानी कि इस पॉइंट के बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, ये वापस अपनी असली हालत में नहीं आएगा। अब स्टूडेंट्स अगर हम मजीद ज्यादा फोर्स लगाते जा रहे हैं तो एक पॉइंट आएगा जहां पे, एक नुक्ता आएगा जहां पे ये जो जिस्म है ये टूट जाएगा। मिसाल के तौर पर आप एक रबड़ लीजिए, आप उसको खींचिए, वो एक हाथ तक खींची जाएगी, उसको छोड़ेंगे वापस अपनी जगह पे आ जाएगी। स्टूडेंट्स अगर हम उसको उसकी उस हद से ज़्यादा खींचें तो वो टूट जाएगी, यानी कि वो हद जहाँ से वो वापस आ रही है वो उसकी इलास्टिक लिमिट है, और वो हद जहाँ पे जाके वो टूट जाती है वो उसका ब्रेकिंग पॉइंट है। तो हम क्या कहेंगे इसे, ब्रेकिंग पॉइंट। ये स्टूडेंट्स हमने इस ग्राफ के जरिए से हुक के कानून को समझने की कोशिश की। और स्टूडेंट्स ये जो हुक का कानून है ये मादा की तीनों हालतों पे अमल कर सकता है। स्टूडेंट्स ये जो हुक का कानून है ये मादा की तीनों हालतों ठोस, माय और गैस पे लागू हो सकता है, लेकिन उसकी इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते रहते। जी तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने जा रहे हैं यंग्स मॉडुलस के बारे में। स्टूडेंट्स सबसे पहले इसकी तारीफ करते हैं। हुक के कानून के मुताबिक किसी जिस्म लगाई गई स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन की निस्बत इलास्टिक लिमिट के अंदर कांस्टेंट होती है। इस निस्बत को यंग्स मॉडुलस कहते हैं। ये जो स्टूडेंट्स हमने देखा कि हुक के कानून के मुताबिक किसी जिस्म पर लगाई गई स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन की निस्बत जो है वो कांस्टेंट होगी, मगर इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर, और इस निस्बत को हम यंग्स मॉडुलस कहते हैं। स्टूडेंट्स हमने हुक के कानून में देखा था कि स्ट्रेस और स्ट्रेन की निस्बत क्या है, कांस्टेंट, और यहाँ पे हम टेंसाइल स्ट्रेन का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। टेंसाइल स्ट्रेन के बारे में स्टूडेंट्स हम हमारे पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि ये वो स्ट्रेन है कि जब किसी जिस्म की लंबाई में तब्दीली हो तो ऐसे स्ट्रेन को हम क्या कहते हैं, टेंसाइल स्ट्रेन। तो स्टूडेंट्स अगर हम यंग्स मॉडुलस की हिसाबी शक्ल देखें तो हम कहेंगे कि यंग्स मॉडुलस किसके बराबर होगा, यहाँ पे कौन सी निस्बत कांस्टेंट है, और स्टूडेंट्स यंग्स मॉडुलस को हम कहते हैं y से जाहिर करते हैं, और ये किसके बराबर होगा, स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन की निस्बत के। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे अगर हम देखें, हम स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन मालूम करते हैं। फर्ज कीजिए हमारे पास एक सुलाक जिसकी लंबाई L0 है और उसका एरिया A है। अगर हम वजन W के बराबर उस पर फोर्स F लगाएं उसकी लंबाई L हो जाएगी।
स्टूडेंट्स, एक सलाख है जिसकी लंबाई L नॉट है और उसका एरिया A है। हमने उस पर स्ट्रेस को लगाया और स्ट्रेस जो है वो फोर्स F है जो कि वज़न W के बराबर है। जब हमने उस स्ट्रेस को लगाया तो उसकी लंबाई जो है वो तब्दील हो जाएगी और तब्दील होने के बाद उसकी लंबाई L हो जाएगी। तो हमारे पास स्टूडेंट्स जो उसकी लंबाई में तब्दीली है हम उसे क्या कहेंगे, लंबाई में तब्दीली, डेल एल। स्टूडेंट्स ये तब्दीली को ज़ाहिर करता है डेल एल। किसके बराबर होगी, हमारे पास जो लंबाई बड़ी है वो है एल माइनस ये जो एल नॉट पहले की लंबाई है। स्टूडेंट्स अगर हम यंग्स मॉडुलस के देखें, ये क्या है, निस्बत है स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन के दरमियान में। यहाँ पे हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेन क्या होगी, स्टूडेंट्स टेंसाइल स्ट्रेन बराबर होती है हमारे पास जो लंबाई में तब्दीली है उसको हम तकसीम करते हैं असली लंबाई से। यानी कि लंबाई में हमारे पास तब्दीली क्या है स्टूडेंट्स, कहेंगे लंबाई में तब्दीली असल लंबाई। स्टूडेंट्स लंबाई में तब्दीली क्या आ रही है, डेल एल, यानी कि एल माइनस एल नॉट। और असली लंबाई कितनी है, एल नॉट। स्टूडेंट्स अब यहां पे देखें हमारे पास जो स्ट्रेस है वो क्या होगी, स्ट्रेस। स्टूडेंट्स हमने जब स्ट्रेस के बारे में पढ़ा था हमारे पिछले लेक्चर में, हमने कहा था फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि एरिया के हिसाब से जो फोर्स लगती है, हमने कहा था फोर्स और एरिया की निस्बत क्या है, स्ट्रेस। कहते ये बराबर है एफ और ए के। स्टूडेंट्स ये वो फोर्स है जो हमने कहा था हमने फोर्स अप्लाई की है, ये वो फोर्स है जो हमने कहा था फोर्स एफ हमने लगाई है वजन डब्ल्यू के बराबर उस सलाख के ऊपर जिससे उसकी लंबाई में तब्दीली पैदा हुई, और ये ए वो एरिया है जो कि उस सलाख का है। तो स्टूडेंट्स अगर हम यंग्स मॉडुलस मालूम करना चाहें तो हमारे पास यंग्स मॉडुलस की कीमत क्या आ जाएगी, वाई बराबर है स्ट्रेस और हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेन क्या है। स्टूडेंट्स यहां पे अगर हम इसको तरतीब दें तो यंग्स मॉडुलस की हमारे पास कीमत क्या आ जाएगी, स्टूडेंट्स ये हमारे पास आगे है यंग्स मॉडुलस की हिसाबी शक्ल। और स्टूडेंट्स यंग्स मॉडुलस का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, हम हमारे पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। और स्ट्रेस का जो यूनिट था वो था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लिहाजा जो स्ट्रेस का यूनिट होगा वही यंग्स मॉडुलस का यूनिट होगा। और स्ट्रेस का यूनिट क्या था, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स अब हम करते हैं एक मिसाल और यंग्स मॉडुलस की इस हिसाबी शक्ल को उसमें इस्तेमाल करेंगे। स्टूडेंट्स हमें कहा गया है कि 1 मीटर लंबी स्टील की तार के 5 ज़रब 10 की ताकत -5 मुरब्बा मीटर क्रॉस सेक्शनल एरिया पर 10,000 न्यूटन फोर्स लगाने से उसकी लंबाई में 1 मिलीमीटर का इजाफा हो जाता है। स्टील की तार का यंग्स मॉडुलस मालूम करें। स्टूडेंट्स हमने यंग्स मॉडुलस वाई मालूम करना है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें जो स्टील की तार की लंबाई दी गई है वो कितनी दी गई है, 1 मीटर। तो हम कहेंगे स्टील की तार की लंबाई, स्टूडेंट्स ये फोर्स लगाने से पहले है, जैसे कि हमने इधर कहा था कि फोर्स लगाने से पहले हमारे पास जो सलाख की लंबाई थी वो क्या थी, एल नॉट। तो हम कहेंगे एल नॉट बराबर है 1 मीटर के। उसके बाद उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना है, 5 ज़रब 10 की ताकत -5। उसके बाद जो हमने फोर्स लगाई है वो है एफ जो कि बराबर है 10,000 न्यूटन के। स्टूडेंट्स उसकी लंबाई में जो इजाफा हुआ है वो है 1 mm का।
जी तो स्टूडेंट्स, हमने मालूम क्या करना है, स्टील की तार का यंग्स मॉडुलस। स्टूडेंट्स, हमने यंग्स मॉडुलस की जो हिसाबी शक्ल बनाई है वो है y बराबर f और a, और L नॉट जो उसकी सलाख में जो तब्दीली आने से पहले जो लंबाई थी वो क्या थी, L नॉट, यानी कि यहाँ पे तार की जो पहले की लंबाई है और नीचे जो तार में तब्दीली आई है। स्टूडेंट्स, अगर हम कीमतें दर्ज करें तो फोर्स हमें कितनी दी गई है, 10,000 न्यूटन। स्टूडेंट्स, ये जो उसकी असली लंबाई है जो कि तब्दीली से पहले है वो कितनी है, 1 मीटर। उसके बाद एरिया हमें दिया गया है 5 × 10 की ताकत -5। और स्टूडेंट्स, ये जो उसकी लंबाई में तब्दीली आई थी उन्होंने कहा था कि वो 1 mm है। अगर हम उसको मीटर में करें तो हमारे पास आ जाएगी 0.001 मीटर। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास कीमत बनेगी न्यूटन फी रब्बा मीटर। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जो यंग्स मॉडुलस उस स्टील की तार का निकला है वो क्या है, 2 × 10 की ताकत 11। ये तो स्टूडेंट्स, हमने हुक का कानून किया जिसमें हमने उसकी तारीफ की और उसकी एक हिसाबी शक्ल बनाई और उसके बाद एक ग्राफ के जरिए उसको समझने की कोशिश की। फिर हमने यंग्स मॉडुलस को पढ़ा, उसकी हिसाबी शक्ल बनाई और उसके बाद एक मिसाल को देखते हुए उसकी हिसाबी शक्ल को इस्तेमाल किया और इस मिसाल को हल किया। जी तो स्टूडेंट्स, हमारे आज के लेक्चर में हमने हुक के कानून के बारे में पढ़ा, हमने उसको समझने की कोशिश की और हुक के कानून को सामने रखते हुए हमने यंग्स मॉडुलस को समझा और स्टूडेंट्स उसको सामने रखते हुए हमने एक मिसाल को हल किया। जी तो स्टूडेंट्स, हमारे अगले लेक्चर तक का इंतज़ार कीजिए। तब तक अल्लाह हाफिज़।